देखिए प्रश्न है इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई यही प्रश्न है। और इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है 1764, 1764, 1765, 1766, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग समझ जानते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताइए कि इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर तो हम लोग देखेंगे ही, उसके साथ में साथ-साथ इलाहाबाद की संधि से संबंधित इसके आस-पास से जितने भी प्रश्न बनेंगे, पहले उन सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में अगर इसके आस-पास से प्रश्न बने तो निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आ सकते हैं। तो पहले इसको आगे देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा उसको भी कवर कर लेंगे। इलाहाबाद की संधि के बारे में हम लोग बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि होती कब है? इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। बक्सर का युद्ध, इसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। वैसे अभी समझ लीजिए बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सीधा आंसर करेंगे बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। एक और सवाल बनेगा, बक्सर का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध जो समाप्त हुआ था वो इलाहाबाद की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इलाहाबाद की संधि होती कब है? इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और इलाहाबाद की जो संधि होती है किसके किसके बीच होती है? इलाहाबाद की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके साथ में हुआ था शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय भारत का मुगल सम्राट था। भारत का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और इसके साथ में शामिल थे शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल भारत का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। इसी इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार किस संधि के बाद दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी अधिकार जिसको कि हम लोग बोलते हैं राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी अधिकार किसको बोलते हैं? तो राजस्व वसूलने का अधिकार ही दीवानी अधिकार कहा जाता है। तो ये हो गया आपका इलाहाबाद की संधि किस वर्ष होती है? 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय, साथ ही साथ शुजा-उद-दौला के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। इसी इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में भी। तो थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं। अगर बात करें बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इस डेट को याद रखिएगा। अब एग्जाम वाला डेट सहित पूछ लेता है, इसलिए इसका दिनांक भी याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और ये जो बक्सर है, बक्सर बिहार का एक क्षेत्र है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार, बक्सर कहाँ पर है? तो बिहार में है और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर क्षेत्र जो है बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये बक्सर का युद्ध हुआ था किनके किनके बीच? भारत के 3 बड़े शासक, एक तो है जिसके अंदर में कि मीर कासिम आता है, जो कि बंगाल का नवाब था मीर कासिम। दूसरा शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय उस समय भारत का मुगल शासक था। इन तीनों लोग
और दूसरी तरफ में अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज जिसको कह सकते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का सेनापति कौन था, यानी अंग्रेजी सेनाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो सीधा हम लोग आंसर करेंगे हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। कौन? हेक्टर मुनरो। इसको याद रखिएगा। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति के रूप में थे, जबकि भारत के 3 बड़े शासक जिसमें कौन-कौन थे? मीर कासिम थे, शुजा-उद-दौला था और शाह आलम द्वितीय था। इन तीनों शक्ति होने के बावजूद इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का जीत होता है, अंग्रेजी सेनाओं का जीत होता है और ये 3 बड़े शासक की हार हो जाती है। इसी बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गए थे। यहाँ से इसको भी ध्यान रखिएगा, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर आया था? ये बक्सर का युद्ध। इसी बक्सर का युद्ध जो समाप्त हुआ, बक्सर का युद्ध जो बंद हुआ, समाप्त हुआ, तो किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद जो कि तब का इलाहाबाद था और अभी का ये है प्रयागराज। अभी का ये प्रयागराज है और तब का था ये इलाहाबाद। प्रयागराज जो है ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा है। ये हो गया आपका बक्सर का युद्ध और इसके साथ-साथ में जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था, उन सभी चीज़ों को इसके अंदर में हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया था? इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? और अभी हम लोग पढ़े इलाहाबाद की संधि जो हुई थी ये 1765 में हुई थी और यहाँ पर जो है 1765 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और 1765 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न अभी बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और ये क्लास जो है पूरी तरह से बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी टीआरई 4 में भी आप लोगों को इस तरह का प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिल सकता है। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए बेहतर जानकारी, मजबूत जानकारी और उपयोगी जानकारी हो सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।